न्यूक्लियस आम जो उर्दू में इसका मतलब होता है, न्यूक्लियस का होता है मरकज, सेंट्रल चीज, एनीथिंग पिवटेड चीज जिसके ऊपर सारा हमारी जिंदगी का दारोमदार है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। सो अगर हम बाय स्ट्रक्चरली जाएं तो न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल और ओवल शेप स्ट्रक्चर, गोल है या बेज़वी है, that usually is the most prominent feature of a cell. सेल का मेन अहम जो रोल प्ले करता है वो न्यूक्लियस है। मोस्ट सेल हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, जिन कुछ में सिंगल न्यूक्लियस होता है जिनको मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं, कुछ में एक से ज्यादा होते हैं, दो वालों को बाइन्यूक्लिएट, इस तरह मैनी वालों को पॉलीन्यूक्लिएट कह देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इनको ए न्यूक्लिएट भी कहते हैं। तो मैच्योर्ड आरबीसीज में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसको ए न्यूक्लिएट कहेंगे, ठीक है। इन कंट्रास्ट कुछ ऐसे सेल्स भी हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे मसल सेल्स हैं या कुछ और सेल्स हैं जो ज्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले सेल्स हैं, इनके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। अब ये वो सेल्स हैं जिनको बहुत ज्यादा हद तक कह लें कि प्रोटीन चाहिए, बहुत ज्यादा हद तक जो है ना वो एनर्जी चाहिए। जिस तरीके से मसल सेल्स के अंदर एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा थे, इसलिए मसल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये भी जो है ना उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये वाले मल्टी और पॉलीन्यूक्लिएटेड इसको हम लोग कहते हैं। बाय स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक डबल मेम्ब्रेन होती है इसके गिर्द भी, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेल्प कहते हैं, जो कि इस न्यूक्लियर एनवेल्प की अगर आप डेफिनेशन करें तो हम लोग क्या कहेंगे, इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से जो सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन है उसे हम लोग न्यूक्लियर एनवेल्प कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बोथ लेयर्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवेल्प आर लिपिड बाइलेयर, ये बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है। आउटर मेम्ब्रेन, अब जैसे मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेल्प की कंटिन्यूअस होगी विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बात पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के साथ मिलता होगा। आउटर मेम्ब्रेन इसकी कंटिन्यूअस होगी विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा निकाल कर आता हूं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ट्रांसपोर्ट करती है एक जाल सा होता है जिसको कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर में देखें तो सेल में इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मैनी ओपनिंग्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ये न्यूक्लियर एनवेल्प के ऊपर लगे होते हैं। ईच न्यूक्लियर पोर consists of a circular arrangement of proteins surrounding a large central opening. सर्कुलर अरेंजमेंट प्रोटीन होती है जिसमें एक सेंट्रल ओपनिंग होती है जो 10 टाइम्स वाइडर है देन द पोर ऑफ अ चैनल प्रोटीन इन द प्लाज्मा। अब इसका जो पोर का साइज है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम चैनल का जो हमारे चैनल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनके पोर्स में। मैंने आप लोगों को म्यूट नहीं किया, मैं इसको म्यूट कर दूं। तो जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियर पोर जो है वो ज्यादा वाइड है एज कंपेयर टू चैनल प्रोटीन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियर पोर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। वो चीजें जो कि न्यूक्लियस में बनती हैं और साइटोप्लाज्म में जानी है, उन चीजों की जो मूवमेंट है वो न्यूक्लियर पोर कंट्रोल करता है। स्मॉल मॉलिक्यूल आयन्स मूव थ्रू द पोर्स पैसिवली, छोटे छोटे मॉलिक्यूल की छोटे आयन तो इजीली डिफ्यूजन के जरिए मूव कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल हैं जैसे आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, इनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इन विच द मॉलिक्यूल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेड थ्रू न्यूक्लियर पोर इनटू और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो बड़े साइज के मॉलिक्यूल जिसमें आरएनए प्रोटीन्स हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म की तरफ। उसके बाद जो थर्ड मेन पार्ट है हमारे इस न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियोलाई। इनसाइड द इनसाइड द न्यूक्लियस वन और मोर स्फेरिकल बॉडी, एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई मौजूद होते हैं, जिसका सिंगुलर जो होगा वो होगा न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस को आपको एफएससी लेवल पे भी पढ़ा होगा, इसे न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस भी कहते हैं। और इसके जो फंक्शन है वो राइबोसोम्स को बनाना है। ये मैंने आपको बात तब भी बताई थी कि जो राइबोसोम्स है वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है,
और जो न्यूक्लियोलस है वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है। इनके राइबोसोम जो है वो कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस में, और प्रोटीन कहाँ पे बनती हैं, राइबोसोम्स में। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये दोनों जो राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर, दोनों सेपरेटली न्यूक्लियोलस के अंदर बनेंगे, सेपरेटली मूव करके ये न्यूक्लियर पोर्स के रास्ते ये सेल मेम्ब्रेन के सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, जहां पे ये जुड़ जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Each nucleolus is a simply a cluster of protein. Basically ये प्रोटीन का एक मजमूआ है, डीएनए का या आरएनए भी इसमें होता है, और इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन है नहीं होता, it's not enclosed by any type of membrane. Nucleoli are the sites of ribosomal RNA synthesis. यहाँ पे ribosomal RNA बनते हैं, और क्या काम होता है, the assembly of ribosomal RNA and proteins in the ribosomal subunits. इसके अलावा यानी कि और इसमें क्या काम हो रहा है, राइबोसोम्स बढ़ रहे हैं, और राइबोसोम और प्रोटीन की जो असेंबली हो रही है वो भी इसके अंदर ही न्यूक्लियाई के अंदर हो रही है। क्वाइट प्रोमिनेंट है इन मसल लिवर सेल। मसल लिवर सेल में न्यूक्लियाई बाज़िया तौर पे नजर आते हैं, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे आगे जाके। न्यूक्लियाई डिस्पर्स एंड डिसअपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल तकसीम हो रहा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी में, जब सेल तकसीम हो रहा होता है तो न्यूक्लियाई गायब हो जाते हैं, प्रोफेज के ऊपर ये गायब हो जाते हैं, और टीलोफेज के ऊपर ये रीअपीयर हो जाते हैं जब सेल तकसीम हो जाता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के दौरान ये गायब भी हो जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं न्यूक्लियोलाई। ये एक स्ट्रक्चर है सेल में न्यूक्लियस का, इसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट को ये एक बड़ा सा नजर आ रहा है आपको, एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होगा, इसके गिर्द ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटीन्यूअस है विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये न्यूक्लियोलस दिखाया गया है, सिंगल ही है, एक से ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के पोर्स दिखाए गए हैं, ठीक है, जिनके अंदर से जो है ना मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बाहर आता है। ठीक है, ये दिखाया गया है, इसको एनलार्ज करके दिखाया न्यूक्लियर एनवेलप को। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका साइज चैनल प्रोटीन के साइज से काफी बड़ा होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्रोमेटिन होते हैं, आगे जाकर डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। अब वो स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के भी अंदर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमको माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते हैं। ये इनमें सबसे कॉमन जो है वो है जीन्स हैं। जीन्स क्या करते हैं, कंट्रोल द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज। हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करते हैं और हमारी सेलुलर एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं। जीन्स आर अरेंज्ड अलोंग क्रोमोसोम्स। अब जीन्स कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर आपको याद होगा 46 क्रोमोसोम होते हैं, हर पेरेंट से हमें 23 आते हैं, 23 मदर से आते हैं, 23 जो है ना वो फादर से आते हैं। Each chromosome is a long molecule of DNA that is coiled together with several protein. अब हर क्रोमोसोम बेसिकली एक मॉलिक्यूल है डीएनए का, जिसके गिर्द काफी प्रोटीन होते हैं, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। The complex of DNA, proteins and some RNA, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, प्रोटीन और कुछ आरएनए, इन सारे कॉम्प्लेक्स को मिलके हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। और जो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन्स की जितनी हमारी सेल के अंदर इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग जीनोम कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन क्या है, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए सारे मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं, और इन क्रोमेटिन के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम। Electron micrographs reveal that chromatin has a beads on a string structure. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी के लिए अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ग्राफ ड्रा करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्रोमेटिन एक तस्बीह के दानों की शक्ल का, जिसके ऊपर एक रस्सी के ऊपर तस्बीह के दाने लगे होते हैं, बिल्कुल इस शक्ल का होता है। Each bead is a nucleosome. हर बीड एक न्यूक्लियोसोम होता है। अब न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए प्लस 8 प्रोटीन्स, कोर ऑफ 8 प्रोटीन, जिसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, इन दोनों को मिला के अगर हम बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, डेफिनेशन पूछे व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, तो हम लोग क्या कहेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये रैप होता है अराउंड द कोर ऑफ 8 प्रोटीन, जिनको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और आपको याद होगा ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये ओनली प्रोटीन्स इन आवर बॉडी व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज, बाकी जितने भी प्रोटीन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
अब इनका फंक्शन क्या है, हेल्प रिकॉग्नाइज द कॉइलिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ डीएनए। ये ऑर्गेनाइज करते हैं, सॉरी, कॉइल करने में और डीएनए को फोल्ड, डीएनए की कॉइलिंग भी और डीएनए की फोल्डिंग करने में ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम जो कि मदद करता है, ठीक है। द स्ट्रिंग बिटवीन द बीड्स कॉल्ड द लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। अब वो स्ट्रिंग जिसके ऊपर ये तस्बीह के दाने चढ़ाए गए हैं, उस रस्सी को हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं, जो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़े रखते हैं। अभी पिक्चर में आपको ये चीज क्लियर कर देते हैं। जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, द डीएनए रेप्लिकेट्स, डीएनए अपनी कॉपियां तैयार करता है, यानी कि डुप्लीकेट हो जाता है, एंड द लूप्स कंडेंस इवन मोर, और लूप्स और ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्रोमाटिड्स कहते हैं। अब ये सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था कि जब सेल तकसीम होने लगता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो एक डबल पेयर ऑफ, यानी पेयर ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमोसोम्स का, जिसको हम लोग क्रोमाटिड्स कहते हैं। क्रोमाटिड्स सेंटर में जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर के पॉइंट के ऊपर, और इनके जो एक जैसे क्रोमाटिड्स हैं उनको हम लोग सिस्टर क्रोमाटिड्स। इस स्ट्रक्चर में कह लेंगे आपको जो है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा। ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अच्छा बच्चे, आप थोड़ी देर ना वेट करें, ये अजान हो रही है, अजान के बाद मैं आपको कंटिन्यू करूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ जो विदन स्ट्रक्चर है हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको नजर आ रहा होगा, डबल हेलिक्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टोन प्रोटीन्स हैं जिसके गिर्द ये डीएनए रैप्ड होता है, ठीक है। अब हर डीएनए, हर जो तस्वीर के जैसे लाइक ये 8 स्टोन प्रोटीन्स हैं, इसके गिर्द एक डीएनए रैप, डबल स्टैंडर्ड के रैप किया हुआ है, ये उससे अगले को किया हुआ है, उससे अगले को किया है। इनको जो आपस में जोड़ने वाला ये एक रस्सी से आपको नजर आ रही है, जिसमें क्या लिखो तस्वीर के दाने पिरोए जाते हैं, इसको हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं, जो लिंक करता है टू न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये क्रोमेटिन को या ये कह लें, इस एक जो स्ट्रक्चर बनता है, इस एक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इस तरह इसका लातदाद ये देखें रैपिंग हुई पड़ी है क्रोमोसोम की, पूरे को हम लोग क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, ठीक है। इस तरह इनकी रैपिंग होती है, कह लें कि फोल्डिंग होती है, ठीक है। ये सारे के सारे क्रोमोसोम पड़े होते हैं ऐसे। अब जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने के वक्त ये सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे होकर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमाटिड है, ठीक है, एक दूसरे के लिहाज से ये सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। ये सेंटर में आपस में जुड़े होते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हम इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जितने भी ये हमारा डीएनए का रैपिंग करना है 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर मिलके इकट्ठा होकर लिंकर डीएनए की मदद से इकट्ठे होके ये एक क्रोमाटिन बना देना, और क्रोमाटिन का ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है ना वो विजिबल हो जाना, इसको हम लोग इस सारे का सारा जो है ना स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के यानी कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि विजिबल होते हैं, जब सही नजर आते हैं, अपने इस फॉर्म में नजर आते हैं जब सेल तकसीम हो रहा होता है, ठीक है। इस पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो एक सेल का, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि एक सेल को अगर हम एक क्रोमोसोम को रैप करते हैं तो शायद उसके ऊपर 280 प्रिंटेड बुक्स लिखते हैं, 1000 का है जो है ना वो 500 एक बुक का पेज हो, 1000 एक पेज के ऊपर जो है ना अल्फाज लिखे हों, इतनी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर होती है। उस सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग जीनोम कहते हैं। चले जी, ये हमारा एंड हो गया। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है तो जो है ना वो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर वो आपने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन जो है उसकी कोई प्रॉपर्टी आपने बताई कि इज द ओनली प्रोटीन, इसमें क्या होता है? इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है सर।